ओके। तो जहाँ तक एआई के कोर्स की बात है, मेजॉरिटी कंटेंट मिड टू से पहले ही कवर हो गया था। मतलब मिड वन से पहले ये था, ए स्टार वगैरह वाला ये हर बार पेपर में आता है। उसके अलावा लाइक ये मिनी मैक्स सर्च, अल्फा बीटा प्रूनैग। उसके अलावा मिड टू से पहले जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो बेसिक्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स के। अब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मिड टू इसके दरमियान में हुआ था, इस टॉपिक के कुछ क्लासेस को करवा दिया था, कुछ को नहीं करवाया हुआ था। तो यहीं से पिक ऑफ करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर ये सारा। तो बेसिकली बात ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स की हमने पहले भी काफ़ी बात की हुई है, तो थोड़ा सा तो पता ही होगा। हम अगर ओवरऑल समरी की बात करें, कि अभी हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर फॉरवर्ड पास बैक प्रोपगेशन होती है। हम बस बात करें अगर इसकी कि एज अ टूल अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं न्यूरल नेटवर्क्स को कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मसले आते हैं वगैरह, उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली एक कॉमन मसला न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये आता है कि वो ना डेटा सेट के ऊपर ओवर फिट कर जाता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि वो डेटा सेट को इतनी अच्छी तरह से रटा मार लेते हैं कि वो उसी की बेसिस के ऊपर अपना पूरा वर्ल्ड व्यू लेके चल रहे होता है। और बाद में उसके जैसा कोई भी सैंपल मिल जाए, वो उसको डेटा सेट के साथ रिलेट करके करेगा। मतलब उसने जो जनरल अंडरलाइंग फीचर्स और पैटर्न नहीं उसने लर्न किया, वो बस काइंड ऑफ पैटर्न रिकग्निशन की बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली वैसे करेगा तो पैटर्न रिकग्निशन पे काम, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के अंदर हम बात करें तो अंडरलाइंग रिलेशनशिप सीखने की जगह वो रिकग्निशन सीख रहा है, उन उन नॉइज़ पार्टिकल्स की भी, मतलब जो नॉइज़ सैंपल्स वगैरह था। तो अ, इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप कब कहोगे कि ओवरफिटिंग हो रही है। आपके आप तो अभी ट्रेन कर रहे हो ना, आपके पास ट्रेन और टेस्ट सेट है वगैरह। टेस्ट सेट को तो हमने हाथ ही एक बार लगाना होता है बस जब ट्रेन हो गए। तो उसका एक हल पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर अगली अगली चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम यूजुअली ये चीज़ करते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपने कुछ परसेंटेज बचा ली डेटा सेट की, कुछ टेस्ट के लिए बचा ली जो लाइक फाइनल एवेल्यूएशन के लिए होगी। उसको आप सिर्फ एक बार यूज़ करते हो। मतलब आप ये नहीं करोगे कि आप बार बार टेस्ट करके देखोगे कि क्या इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। आपने टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है मॉडल एवेल्यूएशन के लिए, वरना आपने उसको हाथ भी नहीं लगाना उस डेटा सेट को। लेकिन वैलिडेशन एक ऐसा स्प्लिट है जो बेसिकली अनसीन डेटा है, जिसके ऊपर आपका डेटा आपका मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा। लेकिन आप उसको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो कि आप उससे एवेल्यूएट करो कि अनसीन डेटा के ऊपर किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। तो अगर आप इसको प्लॉट करो ना, वैलिडेशन लॉस को और ट्रेनिंग लॉस को, तो टिपिकली कुछ इस तरह से कर्व बनता है कि पास्ट अ पॉइंट ट्रेनिंग जब नीचे ज़्यादा जाना शुरू हो जाती है ना, तो वैलिडेशन का लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अब वो ट्रेनिंग सेट की नॉइज़ को भी याद करना शुरू हो गया। मतलब जो जनरल प्रिंसिपल्स थे वो उससे बाहर निकल गया, बल्कि वो बिल्कुल लाइक रटा मैक्सिंग मोड पे आ गए। ठीक है? तो ये है ओवरफिटिंग से बचने के लिए एक चीज़, कि आप इस पॉइंट पे रुक जाते हो जहाँ पे ये इसका मिनिमम आ रहा है, मिनिमम वैलिडेशन एरर के ऊपर आप रुक जाते हो। ठीक है? तो एक ये बात थी। उसके अलावा वैनिशिंग, एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट वगैरह उसके बारे में भी बाद में थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं। वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ एक काफ़ी सिंपल बात है। वो यही है कि आप अगर एक मॉडल को रन करते हो, ये आपने ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट आपके ओरिजिनल डेटा सेट में से कुछ पार्टीशंस आपने निकाले हैं। अगर आप इसके अंदर कहो कि चलो सैंपल 1 मैं ट्रेनिंग में डाल देता हूँ, सैंपल 2 मैं टेस्ट में डाल देता हूँ। इसके लिए आप रन करो, और उसके बाद आप एक बार रन करो कि आप सारा कुछ वही रखा हुआ है, लेकिन अब आप ट्रेन 2 पे करो और टेस्ट 1 पे करो। मतलब फिर से स्क्रैच से शुरू करके रैंडमाइज्ड वेट्स वगैरह के साथ। तो आप नोट ये करोगे कि इनके अंदर ना वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा होती है। कि आप अगर मॉडल के सारे हाइपर पैरामीटर्स एग्जैक्टली एक ही तरह के रख रहे हो, पूरा आर्किटेक्चर भी एक ही तरह का, डेटा सेट जिसके ऊपर वो ट्रेन हो रहा है, जिस ऑर्डर में उसको सैंपल्स मिल रहे हैं ना, वो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। तो वो जो लोकल मिनिमम जो भी निकालेगा ग्रेडियंट डिसेंड करने के बाद, आ, वो बहुत डिपेंड करता है कि एक तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और दूसरा ये है कि आपको आपने सीखा किसको देख के। ठीक है? कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। अब न्यूरल नेट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा वेट्स होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप एक ही
सेट मॉडल को फिर से रीरन करोगे तो वो डिफरेंट आंसर देगा, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप आपके आंसर्स थोड़े स्प्रेड आउट होंगे अगर आप 10 बार एक ही मॉडल रीट्रेन करके बाद में फिर से करो। तो इसे कहते हैं वेरिएंस। बायस बस ये होती है कि आप बस आंसर से गलत हो, ठीक है, आंसर आंसर से दूर हो। तो वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ बेसिकली ये है कि जैसे जैसे आपका मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है ना, तो आपकी वेरिएंस यूजुअली बढ़ जाती है। आ, और वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ ये है कि अगर आप वेरिएंस कम करने की कोशिश करते हो, आप कहते हो मैं चलो एक सिंपल मॉडल ले लेता हूँ, तो अब वो मॉडल इतना सिंपल हो गया कि वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल सीख नहीं पा रहा, तो उसके अंदर बायस ज़्यादा आ जाती है। तो आप बायस कम करने की कोशिश करते हो, वेरिएंस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो ये वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ है कि मॉडल कम्प्लेक्सिटी को आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, किस कौन सा स्वीट स्पॉट है आपके मॉडल कम्प्लेक्सिटी के लिए। उसके बाद एक और बात है डेटा प्रेपरेशन की, कि आपने जब भी न्यूरल नेट को देना है आपने स्केल करके देना है, मिनी मैक्स स्केलिंग कर लो या स्टैंडर्ड स्केलिंग कर लो, लैब में जो बातें हुई हुई हैं। उसके अलावा आपने नल्स को हैंडल करना है, उसके आप वो इम्प्यूटेशन कर लो, मीन इम्प्यूटेशन कर लो, मीडियन कर लो, जो मर्जी करना कर लो, या फिर आप ड्रॉप भी कर सकते हो वोली रोज। उसके अलावा आप फीचर सिलेक्शन भी कर लेते हो काफ़ी बार, कि इरेलीवेंट फीचर्स हैं तो आप वो निकाल देते हो। उसके अलावा कभी कभी आप फीचर इंजीनियरिंग भी इसी स्टेप के बिल्कुल बात कर लेते हो। उसके अलावा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको न्यूमेरिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि न्यूरल नेट तो खाली नंबर्स के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए आपके पास वन हॉट की ऑप्शन और वो लेबल इनकोडिंग की है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो, या फिर उनके लिए हर पॉसिबल वैल्यू के लिए कॉलम बना दो और 1 और 0 कर लो। तो ये बातें आपको पता ही होंगी, लैब वगैरह आपने काफ़ी सारी कर ली हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें थी ये थी ओवरफिटिंग, वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक फॉरवर्ड पास और बैक प्रोपेगेशन की बात है, उसके ऊपर आने से पहले चलो उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। बेसिकली एक और कोर्स है अप्लाइड मशीन लर्निंग, बड़ा अच्छा कोर्स है, पेपर टोटली आज बहुत अच्छा दिया। खैर, अम, उसके अंदर ये सीन है कि लिटरली सारा कुछ ये जो इस कोर्स के अंदर है ना, वो बस थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैंने ये सारा कुछ पहले का कवर कर लिया हुआ है, मैं फिर से उसके ऊपर घंटा नहीं लगाने वाला। तो जिसने लाइक बैक प्रोपगेशन वगैरह देखनी है, या ये देखना है कि सिग्मॉइड के अंदर क्या मसले हैं, वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। और ये टाइम स्टैम्प्ड है, तो लाइक मैं रिपीट क्यों करूँ, ठीक है। लिंक होगा इस वीडियो का जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो। um, तो डोंट बॉदर मी टाइप शर्ट। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा छोटी मोटी बातें थी, मेरा ख्याल है कि हमारी मैम ने एक्स्ट्रा बताई हुई थी, इसलिए मैं इसको मिसलेनियस कह रहा हूँ। ये कुछ बातें हैं कि ट्रेन सेट का प्रेजेंटेशन ऑर्डर काफ़ी मैटर करता है, कि अगर आप ये जो आप बॉटम राइट पे इमेज देख सकते हो, कि आप पहले 100 क्लास 1 के सैम्पल्स डाल दो और 100 क्लास 2 के सैम्पल्स डाल दो, इसके अंदर ट्रेनिंग ज़्यादा स्लो होगी एज अपोज टू अगर मिक्सड हो। ये बस एक एम्पेरिकल फैक्ट है जो रिसर्च के बाद उनको पता चला है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि हम कभी कभी नॉइज़ इंजेक्शन कर लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान, देखने के लिए वो कितना रोबस्ट है। काइंड ऑफ बर्ड के अंदर हम ये करते एनएलपी रेफरेंस डाल दिया मैंने, सॉरी। अच्छा, बर्ड मिस करो, खैर। um, उसके अलावा ह्यूबर्स लॉस एक फंक्शन है, वो बस एक डिफरेंट किस्म का लॉस फंक्शन है जो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर एरर के बीच में हाइब्रिड सा है। मैम ने इसको थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताया हुआ था, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक आध और जो छोटी मोटी बात है वो ये है कि एक इनफॉर्मल सा ह्यूरिस्टिक है, कि अगर आपने कभी गेस करना हो कि मॉडल के अंदर कितने वेट्स होने चाहिए, अगर आपके पास इतने सैंपल्स, या फिर उल्टा कि आपके पास इतने वेट्स वाला मॉडल है तो आपके पास सैंपल्स कितने होने चाहिए, तो उसके लिए एक रफ रिलेशनशिप उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, P = W/एरर। तो अगर आप कहते हो 99% एक्यूरेसी में चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 0.99 डिनोमिनेटर में डाल दोगे। तो ये बहुत रफ ह्यूरिस्टिक है, ये इतना कोई फॉर्मल स्टैंडर्डाइज कोई चीज़ नहीं है, बस मैम ने एक रैंडम सी इक्वेशन बोर्ड पे लिख दी थी, और मुझे ना विकिपीडिया पे कहीं कोई मुझे इस तरह की चीज़ नहीं मिली जो मुझे शो करती हो कि लाइक ये बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है या बहुत वेल स्टडीड कोई फिनोमेना है। बल्कि इस रिलेशनशिप का कोई नाम भी नहीं है कोई मुझे मिला। आप क्लैंकर से भी किसी से पूछ लो तो वो आपको ये कहेगा कि इतना स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। तो लेकिन लाइक एक रफ एस्टिमेट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डोंट नो कितनी क्लासेस में ये डिस्कस हुआ है, मैं बस एहतियातन मेंशन कर रहा हूँ।
आगे एक्टिवेशन फंक्शंस की भी वही बात है कि ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं कि रेलू क्या होता है, डाइंग रेलू प्रॉब्लम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि डाइंग रेलू प्रॉब्लम क्या है, वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैक प्रोपगेशन। तो लाइक अगेन मैं बैक प्रोपगेशन के ऊपर इस वीडियो के अंदर पिछली वाली जो थी मैं 20 मिनट लगा चुका हूँ, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। बट लाइक हर पेपर में हमेशा आता है, तो वो तैयार कर ही लो। अब एक चीज़ है, उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया इस बार टीचर्स ने कि हम पास पेपर से डिफरेंट बना रहे हैं। पास पेपर से डिफरेंट बनाने का क्या मतलब हो सकता है? एक तो मतलब ये हो सकता है आपके पास अगर यूजुअली आपके पास एक हिडन लेयर आती है, अगली बार आपको 2 हिडन लेयर्स दे देगा। एक तो ये एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं ना। तो फिर आपके पास एएमएल की तरह का 4 डेंस लेयर्स वगैरह वाला काम हो जाएगा, और उसके अंदर कोई एक्टिवेशन फंक्शन रैंडम एस जो आपने ज़िंदगी में कभी नाम नहीं सुना होगा वो वाला एक्टिवेशन डाल दी होगी, और आपको साथ वो पूरा इस वाले किसी वेट को अपडेट करना होगा। अगर आपको एएमएल में तो यही किया था एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए। इसके अंदर एक ये किया जा सकता है। उसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इतना और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता कि आप क्या ही कर लोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बहुत ही ज़ालिम मूड में हो तो फिर वो शायद आपसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बैक प्रोपगेशन ऑन द स्पॉट करवा लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये रियलिस्टिकली आ सकता है, क्योंकि जूनियर्स भी ये कोर्स ले रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उनके ऊपर थोड़ा सा तरस खा लेंगे। तो पेपर तो एक ही बन रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि टीचर्स बस लाइव कर रहे हैं, क्योंकि ओएस की बारी भी यही कहा था और सीएन की बारी भी यही कहा था कि डिफरेंट बनाने बाद में पेपर आसानी आया था। बट उन्होंने कहा है कि इस पर ज़्यादा मुश्किल पेपर आएगा पास पेपर्स की निस्बत। खैर, अगला टॉपिक है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क समझने से पहले आपको कॉन्वोल्यूशन का पता होना चाहिए। कॉन्वोल्यूशंस जो है ना, एक्चुअली डीप लर्निंग वगैरह से बाहर भी अगर आप निकल जाओ ना, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आए ही इसीलिए क्योंकि पहले यहाँ पे इस्तेमाल होता था। तो कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, आपको याद नहीं करनी चाहिए, बस ये बताने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और बस ये टॉपिक लूजली इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि आपने ब्लरिंग का आपने शायद नाम सुना हो, एक एल्गोरिथम है गॉसियन ब्लर। तो वो यही करता है बेसिकली कि ये जो आप लेफ्ट साइड पे एक कर्नल देख रहे हो, 1/16, 2/16, 1/16, इस तरह से करके उसने इस कर्नल के ऊपर कॉन्वोल्यूशन करवाता है इमेज के साथ, और फिर जो रिजल्ट होता है वो आपका ब्लर्ड आउटपुट होती है। तो कॉन्वोल्यूशन अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से काम करती है, जो एक 2D डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन है, उसके अंदर यूजुअली इस तरह से होता है कि आपके पास कोई इमेज होएगी, ये आपके पास एक बड़ी ग्रिड है। ठीक है, मान लो बहुत बड़ी ग्रिड है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा कर्नल होगा जो इसके ऊपर ओवरले किया जाएगा यहाँ पे, और इनके अगर यहाँ पे कर्नल के अंदर लाइक 0.1 लिखा हुआ है और एक्चुअल डेटा में 2 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो जो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एंड पे इन सब का सम हो जाएगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपको एक आउटपुट फीचर मैप मिलेगा, जिसके अंदर जो पहला वाला पिक्सल कह लो, पहला वाला नंबर होगा ना जो आपका, वो इस पूरे वेटेड वो बस ये वेटेड सम होगा। ठीक है, तो ये खाली पहले के लिए। उसके बाद किसी स्ट्राइड के साथ हो सकता है कि वो 1 का स्ट्राइड हो सकता है वो 2 का हो, आ, एक और पिक्सल होगा। इस केस के अंदर अगर 2 का स्ट्राइड होगा तो आपकी इमेज के अंदर बनेंगी 2 पिक्सल्स, लेकिन अगर आप इतना डाल दो तो आप 3 पिक्सल्स का फीचर मैप बना सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली जितना स्ट्राइड आपका राइट पे होएगा, लेट्स से आपने स्ट्राइड 1 रखा है, उतना ही स्ट्राइड आपका वर्टिकली होगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्राइड यहाँ पे 2 रखता हूँ कि मैं इसके बाद सीधा इधर जंप मार दिया, तो अगली बार वर्टिकली भी यहाँ पे 2 की जंप ही होगी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, होपफुली पता ही होंगी। उसके अलावा बस यही है कि पॉइंट ये है कि कॉन्वोल्यूशंस के अंदर काफ़ी डिफरेंट किस्म के कर्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एक हैंडमेड, कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, कि एक ये हम कर्नल कभी कभी यूज़ कर लेते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, एक ये कर लेते हैं एज डिटेक्शन के अंदर, सोबेल्स कर्नल्स। ये जो है ऑब्वियसली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो डीप लर्निंग के अंदर कॉन्वोल्यूशन होने वाली है ना, वो बेसिकली ये करेगा कि वो ये कर्नल्स के वेट्स भी लर्न करवाएगा। यहाँ पे तो किसी इंसान ने सोच के लिखा हुआ है ना कि यार यहाँ पे ये होना चाहिए। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में होता है कि वो ये भी सीख रहा होता है,
जिस तरह से वो वेट सीख रहा होता है उस तरह से वो ये भी सीख रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए कि हम क्यों कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट्स पे आए, तो एक एग्जांपल है कि आपके पास कोई इमेज आती है, ये 512 बाय 512 की एक ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है। तो हर पिक्सल के लिए बस एक 0 से 255 तक की वैल्यू है, उसको लेट्स से नॉर्मलाइज किया हुआ है, तो फिर वो सारी 0 से 1 की रेंज में और समथिंग फ्लोट्स और समथिंग, ठीक है। तो आपके पास 512 इंटू 512 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, जो कि इट सेल्फ काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। तो अगर मैं कैलकुलेटर साथ निकाल लूँ तो 512 इंटू 512, तो राइट ऑफ द बैट आपके पास खेलने के लिए 262,144 पिक्सल्स हैं, ठीक है। ये तो एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट में भी रहे जो आपको हमेशा इतनी चीज़ों को प्रोसेस तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप किस तरह से कर रहे हो। अब न्यूरल नेटवर्क्स में ये होता है कि वो हर पिक्सल को हर अगले न्यूरॉन के साथ जोड़ता है। फुली कनेक्टेड लेयर होते हैं ना, तो जितने अगली लेयर के अंदर न्यूरॉन्स हैं, अगली लेयर में 64 है ना, तो उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले वाली पोजीशन के अंदर कोई सा भी पिक्सल हो सकता है और दूसरे वाली पोजीशन में कोई सा भी न्यूरॉन हो सकता है, और इनको कनेक्ट करने वाले वेट्स होंगे। तो कितने वेट्स होंगे? वो इतने होंगे, विच इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। लाइक ये ट्रिवियल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स ही खाली, ये खाली वेट्स हैं, ठीक है। इतनी आपनी वेटेड मल्टीप्लिकेशंस हो रही होंगी खाली पहले वाली लेवल पे आने के लिए। उसके बाद आगे जाके ऑब्वियसली और भी होंगे। मुझे लिंक्डइन की नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ये लो। तो ये इसके अगर हम एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेट्स आ रहे हैं, ठीक ठीक है। और सबसे बड़ी बॉटलनेक इसके अंदर ये है कि वो जो शुरू में इमेज के साथ आप फुली कनेक्टेड लेयर डालते हो ना, वो बड़ा मसला करती है। आगे वाली तो फिर भी आप अपनी मर्जी के न्यूरॉन्स डाल रहे हो ना, लेकिन वो वाला बड़ा तंग करता है, सही है। तो उस मसले के हल के लिए आप समझ सकते हो कि कॉन्वोल्यूशन भी वगैरह यूज़ होती है। तो पहले तो एक आप चीज़ कर सकते हो कि आप डाउन स्केल कर लो, ठीक है। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप डाउन स्केल करो इस तरह से कि वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिटेन करे, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिवली किसी तरह से करे। कि अब ये जो लिस्ट ऑफ आपके पास नंबर्स आ रही है ना, वो एक इमेज नहीं है, बल्कि एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ ट्रेट्स है, जो वो एक्सट्रैक्ट करे किसी तरह से। जैसे इस केस के अंदर ये एज नॉट एज डिटेक्ट कर रहा था। तो कर्नल्स के पास काफ़ी पावर होती है कि वो सिमेंटिक चीज़ें भी निकाल सके, अगर आप ज़्यादा से एक साथ स्टैक कर दो, ठीक है। तो हमारी होप यहाँ पे ये होती है कि हम इसको मीनिंगफुली रिड्यूस कर सके एक छोटी डायमेंशनैलिटी के अंदर, कम से कम पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इस तरह से हमने बनाने शुरू किए थे कि एक एग्जिस्टिंग आइडिया था और एक मसला था, तो उसका हल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स था। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो है, उनके अंदर जो दो मेजर नई चीज़ें हैं हमारे लिए, वो है कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स और पूलिंग लेयर्स, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के बारे में थोड़ा सा तो समझ आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें भी और हैं डिस्कस करने लायक। वो ये है कि आपके पास लेट्स से एक RGB इमेज है। अभी पहले हम ग्रे स्केल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपके पास RGB इमेज है ना, तो आपके पास 3 चैनल्स हैं, तो हर पिक्सल के लिए 3-3 वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अम, अब अगर आप एक फ़िल्टर अप्लाई करते हो ना ऐसी इमेज के ऊपर और कॉन्वोल्यूशन करते हो, तो वो बेसिकली हर चैनल के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो वो इस तरह से हो जाएगा कि अगर आपके पास ये रेड वाला हिस्सा है, ये ग्रीन वाला है और ये ब्लू वाला है, वो इन सब के ऊपर इंडिविजुअली एक रेड वाला कर्नल ऊपर स्कैन करेगा, एक ब्लू वाला कर्नल ब्लू वालों को स्कैन करेगा, और एक ग्रीन वाला कर्नल ग्रीन वाले चैनल के लिए चलेगा। और इनके वेट्स आपस में डिफरेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम हो भी सकते हैं, लेकिन CNN में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनका बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, अब आपने लेट्स से इसके लिए एक 2x2 रीजन के लिए इमेज के लिए ये रन कर लिया आपने, रेड वाला भी कैलकुलेट कर लिया, ब्लू वाला भी कर लिया और ग्रीन वाला भी कर लिया। अब होगा ये कि इसकी जो आउटपुट आ रही है, इसकी जो आउटपुट आ रही है, जो इसकी आ रही है, वो तीनों सम होंगी, और फिर आपका जो आउटपुट फीचर मैप का एक पिक्सल है तो वो बनेगा। और उसके अंदर भी कभी कभी एक बार एक एक्स्ट्रा बायस टर्म ऐड की जाती है कि लाइक +1 कर दो सारा, कि वो फिर पूरे फीचर मैप को ही +1 कर देता है, ठीक है।
तो इसकी एक कॉन्क्रीट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफाइंड है कि क्या हो रहा है। आपके पास एक 5x5 इमेज है, मतलब 5x5 पिक्सल्स की RGB इमेज है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कर्नल है एक 3x3। अब मैंने 3x3x3 इसलिए लिखा हुआ है एम्फेसाइज करने के लिए कि इस कर्नल के की शेप एक खाली ये 2D प्लेन नहीं है, बल्कि ये जितने इनपुट चैनल्स होंगे ना उतने ही चैनल्स के लिए मल्टीपल कर्नल्स होंगे, कह लो। एक फिल्टर के अंदर हर चैनल के लिए एक अलग कर्नल होगा, आप ये समझ सकते हो सिंपलिसिटी के लिए। वरना आप इसको कह सकते हो कि ये एक 3 डायमेंशनल कर्नल है, लेकिन वो बिना वजह का आप लाट कर रहे हो अगर आप इस तरह से डिस्क्राइब करते हो। तो इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने बायस 0 रखी हुई है कि कर्नल के अंदर बायस कोई भी नहीं है, और स्ट्राइड 1 रखा हुआ है। तो अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो इनपुट और कर्नल इन्होंने सारे दिखाए हुए हैं और हाईलाइट करके दिखाया भी हुआ है। तो अगर हम रेड वाले के ऊपर फोकस करें तो मैं साथ कैलकुलेटर निकाल दूँ ताकि वैलिडेट भी होता जाए, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट पिक्सल जो है हमारे हाईलाइटेड रीजन का वो 1 है, लेकिन उसका वेट 0 है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये सारे ही तकरीबन 0 हैं, सिवाय मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही है जो 0 से कैंसिल आउट नहीं होंगी। एक 2/3 प्लस 1 into 1, ठीक है। तो इसकी बेसिस के ऊपर 7 बनना चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हो फिर 7 ही आ रहा है। um, तो आपने बेसिकली हर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को कर देना है। फिर आपने ये जो हाईलाइटेड रीजन है इसको स्लाइड राइट करना बाय अ फैक्टर ऑफ 1, क्योंकि स्ट्राइड 1 कहा हुआ है इन्होंने। और उसके ऊपर यही चीज़ फिर से करनी है, फिर से वेटेड सम लेना है और आगे चलते जाना है। अब ये आपकी इंटरमीडिएट आउटपुट हो गई, सही है। अब आपने इस तरह से हर चैनल के लिए ये कैलकुलेट कर लिया। अब अगर कोई बायस होती है ना, तो वो इस आउटपुट के अंदर, ये जो यहाँ पे वाइट में लिखी हुई है जो इनका बस समेशन है, वो उसके अंदर बायस ऐड हो जाती है। इस केस में बायस 0 थी इसलिए कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन आप इन तीनों को ऐड करने के बाद भी कभी कभी एक बायस ऐड करते होते हो कि आप सबको -1 कर दो वगैरह, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। ये भी एक ट्रेनेबल पैरामीटर होता है, ये आप खुद नहीं सोचते, ये आपका न्यूरल नेट पे खुद ही ट्रेन कर लेता है, जिस तरह से आपके न्यूरॉन्स की बायसेस खुद ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल फिल्टर के लिए। लेकिन अक्सर बार जब आप ये कॉन्वोल्यूशंस देखते हो ना, इसके अंदर एक कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला वाला इन्होंने लाइक फटा सा लगाया हुआ है, उसके अंदर 9 की विड्थ लिखी हुई है। तो मुझे ये देख के समझ आ रही है कि शायद ये कह रहे हैं कि 9 फिल्टर्स लगने हैं इसके अंदर। वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ी शॉर्ट ही है, तो लाइक उसको तो इग्नोर ही करो। मकसद ये था कि देखो यार कॉन्वोल्यूशन हो रही है, पूलिंग हो रही है, कूल। अच्छा, अभी पूलिंग के बाद में आएंगे। तो उसके ऊपर आने से पहले, मल्टीपल फिल्टर्स पे आने से पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इसी तरह से सीन है, लेकिन आपका स्ट्राइड 1 की जगह 3 का है, तो क्या होगा? तो आपको नोइंग व्हाट यू नो, आप थोड़ा सा सोचो कि क्या होगा। अच्छा, अब अक्सर लोगों के दिमाग में आया होगा आइडिया इसको सुन के पैडिंग का, लेकिन लेट्स से पैडिंग हम यूज नहीं कर रहे, हम कहते हैं नो पैडिंग का केस है। आपको सवाल में बताया हुआ पैडिंग नहीं हो रही, आपको स्ट्राइड इक्वल 3 कह दिया और आपको क्या सॉल्व करो, तो इसकी आउटपुट क्या हो? तो बेसिकली होगा ये कि वो इतने रीजन के लिए कर लेगा, लेकिन जब वो स्ट्राइड 3 करने की कोशिश करेगा वो राइट पे नहीं जा पाएगा। वो कहेगा ओ ये तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो उसको स्किप कर देगा। ये जो राइट पे 0 2 2 1 1 1 लिखे हुए हैं ना, ये यूज ही नहीं होंगे। फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और नीचे भी एग्जैक्टली यही मसला होगा कि फिर से ओवरफ्लो हो रहा है। तो एक्चुअली इसके जो आउटपुट होगी ना, वो एक सिंगल पिक्सल होगी, ठीक है। तो जो इसके अंदर 3x3 आ रही थी उसकी जगह बस एक सिंगल स्केलर आ रहा है, ये होगा। उसकी वजह ये है कि वो ना राइट पे मूव कर पा रहा था ना नीचे कर रहा था, बस वो एक छोटी सी विंडो को कर लिया, बस वही है। अब ऑब्वियसली ये डिजायरेबल नहीं है, इसलिए हम अक्सर बार इनके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा जीरोस डाल देते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं जीरो पैडिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो पैडिंग ही करो, आप कुछ रेप्लिकेटेड पैडिंग भी होती है कि आप जो वैल्यू यहाँ पे उसको कॉपी कर लो, तो 1 देखा तो उसके ऊपर 1 डाल दिया वगैरह। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जीरो पैडिंग की बात की जाती है। अगर कोई और होगी तो वो क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्लियरली डिफाइंड होगी। अच्छा, ये जो एस्टेरिस्क का सिंबल है ना, काफ़ी बार आप देखोगे इसका मतलब कॉन्वोल्यूशन होता है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, तो ये जो जीरो पैडिंग हुई हुई है, ये p = 1 हुई हुई है कि आपने लेफ्ट के ऊपर एक पिक्सल की पैडिंग डाल दी, राइट पे डाल दी, ऊपर डाल दी, नीचे डाल दी।
ठीक हो गया, और ये इफेक्टिवली एक ब्लैक बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ठीक है, तो ये उन्होंने बस वो करके दिखा दिया जीरो पैडिंग के साथ। तो अब पैडिंग के अंदर भी ना कुछ चीज़ें थी, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है। मेरा नहीं ख्याल है कि अक्सर क्लासेस में डिस्कस हुई हुई है। लेकिन एक तो होती है कि आप आर्बिट्रेरीली कोई भी पैडिंग डिसाइड कर लो कि पी इक्वल्स वन, मैंने डाल दिया, बस बात खत्म। ठीक है, मैंने बस एक पिक्सल की डालनी। लेकिन इसके कुछ सिस्टेमिक तरीके भी हैं। ठीक है। एक होती है हाफ पैडिंग। हाफ पैडिंग बेसिकली होती है कि आप अपने कर्नल के साइज का हाफ हिस्सा डालते हो, और इससे फायदा ये होता है कि अगर आपका ऑड साइज कर्नल और स्ट्राइड वन है ना, तो आपको जो आउटपुट फीचर में आप मिलेगा ना, वो उतने ही साइज का होगा जितनी आपकी इनपुट की इमेज थी। तो इसको सेम पैडिंग भी कहा जाता है। तो अगर कभी पैडिंग का कहा जाए और स्पेसिफाइड नहीं है कि कितनी, तो आमतौर पे लोग हाफ पैडिंग यूज करते हैं, जहां तक मुझे पता है। तो अगर मुझे पेपर में आ जाएगा, तो मैं, मेरा पर्सनल एटीट्यूड ये है कि मैं हमेशा डिक्लेयर कर दूंगा अस्यूमिंग हाफ पैडिंग, और फिर मैं ये k/2 फ्लोर करके उनको बता दूंगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि, मेरा ख्याल है किसी भी क्लास में वैसे डिस्कस नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हूँ। ठीक है, ये बेशक इग्नोर करो। फुल पैड्स अगर आपने अपने इंटरेस्ट के लिए देखनी है देख लो, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होती है, फुल पैड्स बहुत कम यूज़ होती है, वो बेसिकली भूल जाओ। आ, बात का मकसद ये था कि अगर बताया नहीं वाकई कितनी पैडिंग है, तो आप हाफ पैडिंग अस्यूम कर सकते हो। ये एक आपके बस बस एक एक्स्ट्रा टूल आपको पकड़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा है, अक्सर बार ऐसे होगा कि आपके पास कोई इमेज होगी इस तरह से, वो कन्वॉल्व होएगी, और उसके बाद उसकी कॉन्वोल्यूशन फिर से कन्वॉल्व होएगी। तो इसके अंदर समझने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि आप देख के बता दो कि क्या आउटपुट डायमेंशन होंगे। सही है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल फिल्टर की। अब यहाँ पे f इक्वल्स 4 लिखा हुआ है और f इक्वल्स 8 लिखा हुआ है। ये मैंने बेसिकली मतलब लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फिल्टर्स 4 है पहले वाले के अंदर, और दूसरे वाले के अंदर नंबर ऑफ फिल्टर्स 8 है। बकाया तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कर्नल साइज 3/3 हो गया, और s इक्वल्स 1 स्ट्राइड मतलब, और p इक्वल्स 1 का मतलब पैडिंग 1। ठीक है। तो ये मैंने दोनों में ही हाफ पैडिंग यूज़ की हुई है। आई मीन आर्बिट्रेरी सी एग्जांपल है, शुगल भी बनाई थी। आगे चलता हूँ। हाँ ठीक है। तो अगर आपने कभी भी किसी कॉन्वोल्यूशन की आउटपुट निकालनी हो ना, तो कि कितनी डायमेंशन होंगी, तो आपके पास n, मतलब जो इनपुट इमेज की हाइट या विड्थ विड्थ थी। अभी हम स्क्वायर लेट कर लेते हैं कि हमेशा बराबर होगी, बाद में हम देख लेंगे कि अगर रेक्टेंगल हुआ तो क्या करना है। वैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो बेसिकली जो उसकी विड्थ है ना आपकी स्क्वायर की, जो लेंथ है स्क्वायर की, जितने पिक्सल्स का स्क्वायर है, आ, उसको आप माइनस कर लो आपके कर्नल के अंदर कितने, कर्नल के साइज से इसको के भी डाल सकते हैं, कुछ लोग के डालते हैं, कुछ लोग एफ डालते हैं। हमारी क्लास के अंदर ज़्यादातर एफ डालता हूँ, मैं अस्यूम कर रहा हूँ आप एफ के साथ फेमिलियर होगे। मैं पर्सनली के प्रेफर करता हूँ। खैर, अम, उसके बाद +2p, तो ये बेसिकली पैडिंग के लिए, जो एक लेफ्ट साइड पे आपने पैडिंग ऐड की और एक आपने राइट साइड पे भी ऐड की, इसलिए 2p डिवाइडेड बाय स्ट्राइड। तो इसको आप विजुअली देख सकते हो कि क्या, किस तरह से बना था, इतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। और बस +1 वो ऑफ बाय 1 एरर आ रहा था जब आपने फॉर्मूले की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की उस आइडिया को। लेकिन आप ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आप लिटरली बस ड्राइंग करने बैठ जाओ, कि ओ अगर मैं एक ग्रिड बनाऊँ और मैं खुद अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ कि क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज़ाया करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कन्वोल्यूशन की आउटपुट्स बताओ वगैरह, और इस तरह की आपको चीज़ दी होगी और आपको कहा जाएगा कि आपने बताना है कि शेप्स क्या आ रही। तो अब एक बात थी, जब आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स होंगे ना एक लेयर के अंदर, तो उसके अंदर ये बात है कि आपके हर पिक्सल के लिए आपका जो फीचर मैप है, उसके अंदर भी फिर मल्टीपल वैल्यूज होंगी, एक जो किसी और फिल्टर ने प्रोड्यूस की थी, एक जो दूसरे फिल्टर ने प्रोड्यूस की थी। तो उसको भी आप चैनल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यू कैन से कि अब आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स जो है ना, वो कॉन्वोल्यूशन लेयर के फिल्टर्स हो जाएगा। ठीक है। आ, क्योंकि जैसे ये वाली एग्जांपल थी, आप बस इमेजिन कर लो कि इसके अंदर रेड और ग्रीन और ब्लू के लिए मल्टीपल कर्नल्स होते हैं, और इन सब की मल्टीपल इंटरमीडिएट आउटपुट्स होनी थी, और उन सब ने मल्टीपल आउटपुट्स प्रोड्यूस करनी थी। उन मल्टीपल आउटपुट्स को उसने कंप्रेस करके रख दिया कि कि हर, जो यहाँ पे 19 वाला पिक्सल है फॉर एग्जांपल टॉप लेफ्ट वाला, उसकी मल्टीपल वैल्यूज होंगी, कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। तो उन्होंने चैनल्स की तरह इसको ट्रीट कर दिया। ठीक है।
ये हो रहा है यहाँ पर। अब मैंने वो बात की थी कि हाफ पैडिंग के अंदर अगर ऑड साइज जो तो आपको गारंटी होती है कि इक्वल साइज के मिलेगा, इसलिए 256 ही आ रहा है। आगे मैंने एक इवन एमी शुगल में डाल दिया था, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं फिल्टर बढ़ा दिए थे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब अगर हम इसके ऊपर गौर करें ना, ये हमने मतलब ये ट्रिवियल नहीं है। पहले हम आगे थे, मतलब फिर भी छोटी कर ली थी हमने इमेज। हम 512 के बाद हम सीधा 64 पे आ गए थे, फिर हम 128 पे गए थे, फिर 256 पे गए थे, फिर 10 पे आ गए थे। हम छोटे नंबर्स में खेल रहे थे मोस्टली। लेकिन अगर इसके अंदर हम जब हमने वो देख रहे थे ना ट्रेडिशनल तरीके से, तो बहुत ज़्यादा वेट्स आ रहे थे। लेकिन जब आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आप देखते हो कि कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स बनते हैं, तो वो बहुत कम बनेंगे। क्या होंगे, आप खुद ही देखो, कर्नल के अंदर जो 3x3 ग्रिड है, उनके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं कर्नल के, जो वेट्स हैं, वो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ट्रेन हो रहे हैं। उसके अलावा वो कितने कर्नल्स होंगे जितने आपके इनपुट चैनल्स थे। तो ट्रूली स्पीकिंग, आपके ये जो है ना, ये एक 3x3 नहीं है, बल्कि एक 3x3x3 है। उसकी वो जो x3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो ये जो कलर चैनल जिसके इनपुट के 3 थे ना, उसकी वजह से जितने इनपुट कलर चैनल्स है उतने आपके पास कर्नल्स अलहदा बन जाएंगे एक फिल्टर के लिए। और उन सब के अंदर वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा RGB वाली में। ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे 3x3x3x4 लिखा हुआ है। तो 3x3 तो इसीलिए है क्योंकि वो 3x3 विंडो बन रही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो 3 है वो ये है क्योंकि इनपुट कलर चैनल्स 3 हैं, तो हर चैनल के लिए अलहदा फिल्टर बनेगा, और अलहदा कर्नल बनेगा एक फिल्टर के अंदर। और आपके पास टोटल फिल्टर्स 4 हैं, और हर फिल्टर की एक बायस भी होगी, तो इसलिए +4 भी है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड कॉन्वोल्यूशन के लिए निकाल दिए कि आपके पास 2x2 का कर्नल होएगा। इस बार आपके इनपुट चैनल्स जो हैं, क्योंकि आपका कॉन्वोल्यूशन जो पिछले थे उसके नंबर ऑफ फिल्टर्स 4 थे, वो 4 आउटपुट्स दे रहे थे हर फीचर मैप की सेल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे 2x +8 हो जाएगा इस तरह से। अब ये देखो, ये हम कहाँ लाइक मिलियंस में थे, अब कहाँ 100 पे आ गए। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अब ऑब्वियसली ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, ये 512 बाई 512 होता तो फिर भी शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता, लेकिन तब भी वैसे ना होता, क्योंकि कर्नल का साइज़ तो इतना ही है ना, फ़िल्टर्स तो उतने ही है ना, तो आप इमेजेस बड़ी भी हैंडल करनी है, नहीं कर लेगा। तो ये अगर आप इसको देखो ना, सॉर्ट ऑफ ना वेट शेयरिंग की तरह काम कर रहा है, कि वो अगर आप इसको डेंस की तरह इमेजिन करो, कि अगर इसको मैं एक डेंस लेयर की तरह ट्रीट करना हो, तो इसके अंदर इस तरह से है कि बस मोस्टली वेट्स 0 हैं, और जो वेट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे शेयर हो रहे हैं। ये एक तरीका है इसको कंसेप्चुलाइज करने का। और जो लाइक एडवांस जैकोबियन वाली शिट के अंदर जब आप इसकी बैकप्रॉप कर रहे होते हो, जो कि इस कोर्स में नहीं है आई थिंक, मैं आई थिंक इसलिए कह रहा हूँ कि टीचर्स लाभ बहुत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होएगा और whatever, बट लाइक आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगा। खैर, अच्छा, कहाँ था मैं? सही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है पूलिंग की। अब हमने ये कर लिया ना, अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है। मैं हाफ पैडिंग वगैरह करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स कवर हो जाएं, ये ना हो कि कोई पिक्सल रह जाए। तो मैं जब ये करने बैठता हूँ ना, तो मेरी इमेज के लिए फीचर मैप्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। तो कोई साइज़ छोटा नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी छोटी स्पेस में चला जाए, कि ये जो इमेज है वो थोड़ी कंप्रेस होकर एक छोटे डब्बे में कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर हर सेल कोई और चीज़ रिप्रेजेंट करे, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रिप्रेजेंट करे वगैरह। तो उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो ये है कि इन कॉन्वोल्यूशन लेयर्स के आगे ना पूलिंग लेयर्स डालनी होंगी। तो जो आपको सबसे पहले दिखाया था, इसके अंदर था कि हम मैक्स पूलिंग कर रहे हैं या मिन पूलिंग कर रहे हैं वगैरह। अब मैक्स पूलिंग, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ ना मैक्स पूलिंग की, तो वो ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से ग्रेड है 2 7 8 1 4 5 6 7 7 1 2, इस तरह से 1 0 0 5। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया फीचर मैप। लेट्स से आपके पास ये फीचर मैप आया कॉन्वोल्यूशन के बाद। ठीक है। और आप इसके ऊपर 2x2 पूलिंग कर रहे हो। तो 2x2 पूलिंग के अंदर ये करते हो कि आपके पास कर्नल की तरह की एक चीज़ आप इमेजिन कर लो कि आप इसके ऊपर ओवरले कर रहे हो। इस स्लाइडिंग विंडो के अंदर, एक 2x2 स्लाइडिंग विंडो के अंदर आप देखते हो मैक्सिमम क्या है, अगर मैक्स पूलिंग कर रहे हो। अगर मिन पूलिंग कर रहे हो तो आप मिनिमम सेलेक्ट कर लोगे।
तो मैं यहाँ पे मैक्स पूलिंग कर लेता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, पहला वाला जो पिक्सल है ना वो 8 हो जाएगा। फिर मैं इधर चेक करूँगा और मैं देखूँगा ओके 7 है, तो फिर अगला वाला पिक्सल 7 हो जाएगा, यहाँ वाला 7 हो जाएगा, यहाँ वाला 5 हो जाएगा। तो अब मैंने इफेक्टिवली उसको हाफ कर दी साइज को, ठीक है। तो जहाँ पे वो 4x4 था, अब वो 2x2 बन गया। तो 2x2 पूलिंग जो है वो बेसिकली हाफ कर देती है आपकी, अगर इवन साइज। अब इसको अगर आप उस फॉर्मूले की तरह देखना चाहो ना, तो n-f+2p, इसके अंदर यूजुअली पैडिंग नहीं होती, पैडिंग यूजुअली 0 ही होती है इसके अंदर, तो आप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। डिवाइडेड बाय s और फ्लोर +1। तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर स्ट्राइड हमेशा इम्प्लिसिटली उतना ही होता है जितनी इसकी विड्थ होती है विंडो की, ठीक है। एस भी इतना ही होगा और कर्नल की विड्थ भी इतनी होगी, जितनी कर्नल की विड्थ उतनी स्ट्राइड होती है इम्प्लिसिटली हमेशा। क्योंकि पूलिंग का मकसद ही है कि वो डिसजॉइंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करे और उसके अंदर से सिलेक्ट कर ले एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, कुछ लोग गलती से ये कराते हैं कि पूलिंग के अंदर भी वो स्ट्राइड ऑफ 1 डाल आता है, तो फिर उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तक हमने जो बात की है इसमें बेसिकली हमने सारा कॉन्वर्सेशनल नेटवर्क समझ लिया। तो यही कुछ नई बातें थी और कुछ भी नया नहीं है, इसकी बैक प्रोपगेशन तो आनी नहीं है। फॉरवर्ड पास आपको समझ आ गए, सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो बात ही ख़त्म है। जहाँ तक आगे बात है इन टॉपिक्स के अलावा जो चीज़ें हैं, अच्छा उसके अलावा ये कुछ छोटी मोटी बातें थी कि देखो यार, जो मैं सबसे पहले शुगल मेला कर रहा था यहाँ पे, कि वो देखो ट्रेडिशनल न्यूरल नेट क्यों बुरे होते हैं, इसी तरह की चीज़ उन्होंने पास्ट पेपर में भी की हुई है। वो आपसे ही प्रूव करवा रही है यही चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया, कि अगर आपके पास एक 28x28 इमेज आती है, आपके पास 20 हिडन न्यूरॉन्स हैं, तो आपके पास हिडन लेयर के अंदर कितने पैरामीटर्स बन रहे हैं, तो वो बायसीज को गिन के उसने +20 किया है। और आउटपुट लेयर के अंदर उसी तरह से देख लिया कि अच्छा 20 न्यूरॉन इनपुट हिडन लेयर के थे और 10 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, तो उसके अंदर क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहा है +10 क्योंकि बायसीज, और टोटल वेट्स निकालिए तो 15,000 बन रहा है। लेकिन जब वो कॉन्वोल्यूशन के साथ निकालता है तो कम बन रहा है। अब वो कॉन्वोल्यूशन के साथ जो निकालने का जो सवाल है, उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे नोट फर्जी लगी थी, वो ये थी कि इसके अंदर पूलिंग की स्ट्राइड डिफाइंड नहीं थी। इसके ऊपर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उसके अलावा वही बात कि पूलिंग की स्ट्राइड नहीं बताता यूजुअली, हमेशा एक ही बात, मतलब बहुत रेयर है कि पूलिंग का स्ट्राइड कभी भी एन के अलावा कुछ हो। तो ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि एन एक्स एन पूल का हमेशा स्ट्राइड आप एन ही अज्यूम करो, कभी भी और कुछ नहीं होगा। बहुत ही कोई एज केस होएगा, कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होएगी जो कहीं जिसने कोई अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं प्रोड्यूस किए, तो ही उसने कुछ किया होगा इस तरह का, वरना आप अज्यूम करो हमेशा ही ऐसे होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, एक टर्म थी इसके ऊपर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस ये लाइक एक वार्निंग समझ लो। ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर, अस्यूम दैट द कन्वर्सेशन इज अप्लाइड विद जीरो पैडिंग एनेबल्ड। अब इसके अंदर हाइफन नहीं डला हुआ, तो कुछ लोग इसको जीरो पैडिंग एक वर्ड और इनेबल्ड समझ रहे हैं, और कुछ कहते हैं नहीं जीरो पैडिंग इनेबल्ड मतलब नो पैडिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जीरो पैडिंग करनी है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं वहाँ कितनी करनी है। तो उसके अंदर मैंने हाफ पैड्स लगा लिए थे। कोइंसिडेंटली हाफ पैड्स इन प्रॉब्लम्स के अंदर यूजुअली 1 ही बनते हैं, तो पैडिंग ऑफ 1 ही बन जाता है। तो आप पैडिंग ऑफ 1 भी अस्यूम कर लो तो सही है, आप एम हाफ पैड्स वगैरह में पढ़ रहे हो उसको भी मिस करा सकते हो आप, अगर वो नहीं समझ आया। खैर, जहाँ तक क्लस्टरिंग की बात है, अगेन एएमएल की वीडियो में लाइक पूरा घंटा मैंने क्लस्टरिंग के ऊपर बात की है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिपीट करूँ सारी हुई बातें। लाइक लिटरली पूरा घंटा 148 से लेके 248 तक, ये जो इसके टाइम स्टैम्प्स है उसमें सिर्फ क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ। और में से अक्सर टॉपिक्स नहीं है, मैंने हाईलाइट कर दिए कि कौन कौन सी टाइम स्टैम्प्स आपके रेलेवेंट है, तो खुद ही स्किप अराउंड कर लो। डीबी स्कैन वगैरह तो आपके कुछ कभी ज़िंदगी में वास्ता पड़ना नहीं है। खैर, उसके बाद एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, अगेन एएमएल की लिटरली पहले हफ्ते के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। भाई बाहर आंधी आ रही, बारिश हो रही है, कूल है। अच्छा, एनीवेज, तो ये भी मुझे बताने लायक महसूस नहीं होता कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसका कुछ भी नहीं है। um, तो मेरे पास टाइम नहीं है लो की, लाइक, अच्छा खैर। जहाँ तक पास्ट पेपर्स की बात, पास्ट पेपर्स आर रियली इजी लो की, मतलब लाइक
मैं देख रहा था, कुछ भी नहीं है। ये सवाल अगर आप पढ़ो, ये सोल्यूशन देखो, आपको खुद ही हंसी आएगी, ये क्या सवाल पूछा है मैंने। ये पेपर देख के मुझे लगा था मैं क्विज देख रहा हूँ। ए स्टार के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंसिस्टेंसी का पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मनेस का पता होना चाहिए, उसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा आपको ए स्टार के ड्राई रन भी आने चाहिए, वो भी प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा हमारी मैम ने जेनेटिक की एक एग्जांपल डाली थी यहाँ पे, कंप्लीट एग्जांपल, लाइक कंप्लीटली अनप्रॉम्प्टेड, तो प्रोबेबली जेनेटिक भी आना होगा। ये अगर पॉज करके देखना, देख लो, वही चीज़ है जो मिड टू की वीडियो में कवर हुई हुई है पहले की, बस ये एक काइंडा नई चीज़ है। तो इसके अंदर उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने कहा है 40% एलिटिज्म है, 60% जनरेशन गैप है। मतलब 60% चिल्ड्रन लोग हैं, 40% टॉप के एलिमेंट्स लोग हैं। अम, तो ये उसका सोल्यूशन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप थोड़ी देर भी सोच लो। लाइक लू की एआई में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बस जान छुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एएमएल का पेपर आज दिया। खैर अब तो आज नहीं, अब कल, क्योंकि अब सुबह के 5 बज रहे हैं। खैर आई डोंट थिंक कुछ भी और कहने को है। मैं पहले पास पेपर्स दिखाने थे, बट लाइक मैं देख के कहा कि यार मैं क्या ही टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। ये एक चीज़ थी, आई गेस, जो कुछ लोगों को मुश्किल लगती है। ये मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा हुआ है, draw a complete neural network that learns the following classification problem. Clearly state the activation function being used at each node. The input to the neural network should be the coordinates x1 and x2. ठीक है, तो given coordinates x1 and x2, अगर वो इस डायमंड रीजन में है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर यस आउटपुट देनी है। अगर इसके बाहर है, आपने नो आउटपुट देनी है। अब उसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली वेल डिफाइंड करने के लिए कि आप डायग्राम की बेसिस पे ना चलो, उन्होंने इक्वेशंस भी लिख दी, उन्होंने पूरी कंस्ट्रेंट्स एग्जैक्टली डिफाइन करके बता दें कि ये है लाइंस जिनकी बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब जब मैं ये सवाल देखती हूँ, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आते हैं कि ओके, एंड लॉजिक हो रही है, और ये सारा कुछ लाइक डिस्क्रीट वाली लॉजिक है, बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वेटेड सम करके आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना हो ना, तो मैं बेसिकली करूंगा कि इस वाली चीज़ को मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे एनोटेट करते जाता हूँ। इस वाली चीज़ के लिए मैं एक न्यूरॉन बना लूंगा, ठीक है, इस वाली चीज़ के लिए एक न्यूरॉन बना लूंगा, इसके लिए एक बना लूंगा, और इसके लिए बना लूंगा, और बाद में इन सबको एंड करने के लिए एक न्यूरॉन बना लूंगा जो मेरी फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है, मेरी इंटेंशन ये है ये सवाल देख के। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके पास इनपुट्स आ रही हैं, ये ऑन सिर्फ तब हो जब ये ट्रू हो। मतलब मैं बाइनरी आउटपुट चाहता हूँ, या ऑन या ऑफ। तो इसीलिए मैं अपने सब के अंदर ना बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन, बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अब अगर आप देखो, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ये इन्होंने बाइपोलर फंक्शन जो है, इसने कहा हुआ है कि इन्होंने 1 और -1 यूज किया हुआ है। कुछ लोग 0 और 1 यूज करते हैं। अब उन्होंने यही कहा है कि आप अपना अपना डिफाइन करो, तो आप कोई भी अगर लिख लेते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप डिफाइन कर रहे हो, और अगर आपकी डेफिनेशन के लॉन्ग सारा कुछ कंसिस्टेंट है, तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए, और मिलेंगे। एआई एएमएल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ये एक्टिवेशन फंक्शन होगा। एक छोटी सी और डिटेल भी डिसाइड कर लेना है कि ये लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस है। मतलब अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हो तो कहाँ पे आना है, अगर एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर हो, और वट एवर। सॉरी, ये यूजुअली तब होता है ना बाइनरी स्टेप फंक्शन, कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो आप ज़ीरो कर देते हो यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये करना। तो अगर एग्जैक्टली जीरो आउटपुट इनपुट आपको मिल रही है इस फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा, तो वो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ये है। अभी आपकी मर्जी, आपने कैसे डिफाइन करना है। आई मीन गूगल करके देख लेते हैं वो किस तरह से करते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शन। तो बाइनरी स्टेप फंक्शन के लिए यहाँ पे मुझे पहली जो डेफिनेशन मिली है उसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ हुआ, तो वो जीरो के ऊपर भी वन कर रहा है। लाइक आई डोंट थिंक इट मैटर्स, आपने जो डेफिनेशन दे दी है, आपकी डेफिनेशन ही चलनी है। अगर आपकी चीज़ के मुताबिक सही है तो सही है, क्योंकि उन्होंने कहा अपनी मर्जी का कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन बना दो, तो ठीक है। अब ये हमने कुछ डिटेल्स सॉर्ट आउट कर ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
प्लान हो गया, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है मैं ये करने वाला हूँ, x1 माइनस x2। तो मेरे पास इनपुट्स क्या आ रही है हमेशा? इनपुट्स मेरे पास आ रही हैं x1 x2, ठीक है। और मेरे पास हर इस न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करने के अंदर मेरे पास क्या कंट्रोल है? मेरे पास दो वेट्स होंगे इन दो इनपुट्स के, और एक बायस टर्म होगी, ठीक है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ ग्रेटर देन जीरो वाला कंपैरिजन करने के लिए। अब उन्होंने आपके लिए आसानी की हुई है, ग्रेटर देन जीरो का कंपैरिजन करने के लिए ही तो ये फंक्शन काम होता है कि इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहां पे बात आती है, इन्होंने और इक्वल टू नहीं कहा हुआ, तो इसीलिए अब मैं उनकी डेफिनेशन डिच करा के मैं इस सवाल की पर्पसेस के लिए कह रहा हूँ ओके, जीरो के ऊपर मैं जीरो दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कहा हुआ, इन्होंने ग्रेटर देन जीरो कहा स्ट्रिक्टली। तो मैं भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के ऊपर ही वन दूंगा। मैंने अपना एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा रीडिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था, अब देखा, बता रहा हूँ। अच्छा, तो x1 माइनस x2, तो अच्छा चलो मैं हिडन लेयर के न्यूरॉन्स बस पहले बना लेता हूँ। बूप 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 बूप, ठीक है। और इन सब के अंदर वही एक्टिवेशन होगी, ऑब्वियसली वो आप टेक्स्ट में बता देना। तो इसके पास जो इनपुट्स जा रहे हैं, तो ये वेट्स होते क्या हैं? ये वेट्स होते हैं कि आप किस टर्म से मल्टीप्लाई करके सम करने वाले हो। तो x1 प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, और x2 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, सही है। और इसका रिजल्ट अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ये न्यूरॉन खुद ही कर देगा, तो इसके अंदर बायस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लो की, ठीक है। आ, तो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं, जो यहाँ पे आपको बायस की ज़रूरत होगी, जैसे +2 है, तो इस तरह से आप ये वाला सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने वैसे एक चुस्त थोड़ी सी मारी हुई है कि इन्होंने ना बायस के लिए x0 डिफाइन किया हुआ है, जो हमेशा वन है। आप ये पुरानी बूमर्स वाली नोटेशन यूज़ करनी है वो कर लो, या फिर आप इसके इर्द गिर्द एक खुद ही छोटा सा बबल बनाना चाहते हो कि ओ ये इसकी बायस है, और यहाँ पे वन डाल दिया खुद ही, और यहाँ पे वेट लिख दिया, तो वो भी सही है। अगर समझ आ रही है टीचर को तो कोई मसला नहीं है, बेसिकली ये नोटेशनल डिफरेंसेस इतना मैटर नहीं करता। तो ये बस एक दिखाने लायक सवाल था, वरना बकाया सारा कुछ तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब लाइक फॉरवर्ड पास और A स्टार, ये मुझे बड़ा गंदा सवाल लगा था। दिस इज एक्चुअली इनसेन। पता नहीं कौन इसको पढ़ के इतना टाइम ज़ाया करेगा। ये एक चीज़ थी आई गेस। लेकिन ये वही चीज़ है, मतलब कुछ भी इसमें इतना मुश्किल तो नहीं है। आपको अगर सारे टॉपिक्स आते हैं, ये टिक क्रॉस है ब्रो, मिन मैक्स टिक क्रॉस के लिए करना है, और बेस्ट मूव बताना है। तो इसमें क्या ही है वैसा। और ये जो मल्टीवेरिएट लीनियर लीनियर रिग्रेशन है, वो नहीं है हमारे पास इंक्लूडेड। और ये जो कॉम्बिनेटोरियल शिट हो रही है, वो भी नहीं हमें करनी पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ वही है जो मेरी बिट्टू की वीडियो में कवर्ड है। उसके अलावा लीनियर रिग्रेशन में कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। ये वाला पहले हुआ करता था, इस सेमेस्टर नहीं है। तो या लाइक अगेन, क्लस्टरिंग के ऊपर मैं पहले ही पूरा इतना ज़्यादा, ये सारा कुछ AML की वीडियो के अंदर कवर्ड है। ये वो हो गया, जब तुम्हें डिसीजन ट्रीज पे हो गया नहीं इंक्लूडेड, लाइक ये सारी क्लस्टरिंग है। के मीन्स उसके अलावा सिलुएट मेथड, सिलुएट तो नहीं होगा इंक्लूडेड, एल्बो मेथड आपके रेलेवेंट है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है, क्यों होती है, एग्लोमरेटिव के अंदर क्या अप्रोचेस हैं, डेंडोग्राम कैसे बनाते हैं, क्लस्टर डिस्टेंसेस, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, लाइक सारा कुछ कवर्ड है ब्रो। आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ अगले 2 घंटे के लिए। तो हाँ, बाय। जहाँ तक ये है कि वो अगली वीडियो क्या क्या आएगी, ये मेरा प्लान है, फिलहाल यही फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं सोने से पहले करूँ तो इट स्टिल काउंट्स एज अ सक्सेस, ठीक है। खैर, तो कोई मुझसे ना पूछे कि CA की वीडियो कब आ रही है, ठीक है।